सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन ऑफ यू डूइंग इज एब्सोल्युटली गुड। आई एम अनिल जैन और आज मैं आपका इस प्लेटफॉर्म पे, इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ एवरेज अड्डा पे, जहाँ पे आपको मिलते हैं बायोलॉजी के हैंड रिटन नोट्स, बायोलॉजी के लेक्चर्स और बायोलॉजी के डिस्क्रिप्टिव और एकदम बाय टॉपिक लेक्चर्स। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारे से चैप्टर के बारे में जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ये चैप्टर पढ़ना आपके लिए उतना ही आसान होगा जितना आसान आपके लिए पीछे की चीज़ों को समझना था। यानी कि देखो, जैसे हमने अपनी 11th क्लास में स्टार्ट करा था, हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइज्म के बारे में, जिससे हमने बॉडी के फ्लूइड्स या फिर कह सकते हो कि एनिमल्स के टिश्यूज के बारे में पढ़ना शुरू करा था। फ्रॉग के माध्यम से, फ्रॉग के एग्जाम्पल के माध्यम से, कॉकरोच के माध्यम से हमने चीज़ों को समझना, चीज़ों के बारे में जानना शुरू करा था। उसके बाद हमने पढ़ा था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर से, जिससे हमने पता लगाया था कि हमारे अंदर रेस्पिरेशन किस तरीके से होती है। मेथड ऑफ रेस्पिरेशन को हमने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था और आज हम बात करने जा रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में। तो देखो, इस चैप्टर के नाम के हिसाब से अगर हम चलें तो हमें पता लगता है कि बॉडी के फ्लूइड्स कितने होते हैं, उनका पूरे बॉडी में सर्कुलेशन क्या होता है, या सिंपल भाषा में बात करें तो एज फ्लूइड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो पूरे टाइम 24 आवर सर्कुलेट करते रहते हैं और चीज़ों को यहाँ से वहाँ ये हेल्प करने में चीज़ों को मदद करते हैं। तो चैप्टर पढ़ने से पहले मैं एक आपको डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा कि अपनी एनसीईआरटी या अपने नोट्स को बना के अपने साथ रखें, ताकि जब भी आपको कोई चीज़ समझ में ना आए, कोई भी दिक्कत हो, तो उनमें से देख के आप समझ सकें। जैसे कि मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी उठा रखी है, आप भी एनसीईआरटी या फिर अपने नोट्स ले सकते हैं। अगर आपके पास नोट्स ना हो तो इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी से जाके आप सीधा नोट्स को ले सकते हैं, उन्हें रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि बॉडी के फ्लूइड्स कौन कौन से होते हैं। तो देखो, बॉडी में दो प्रकार के मेन फ्लूइड होते हैं, ब्लड और लिम्फ। पर मेन जो होता है ब्लड। देखो, ब्लड में भी सिंपल एक चीज़ आती है, आरबीसीज। आरबीसीज में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन होता है, जो कि बहुत ही ईजी और बहुत ही ज़्यादा इसको एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, पर वहीं पे जब वो कार्बन के साथ मिलता है तो कार्बो हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि हेल्प करता है। जब आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करके लाता है तो वो ऑक्सीजन से चीज़ों को हेल्प कराता है। वहीं पे जब वो कार्बन के साथ मिल जाता है तो कार्बन से चीज़ों को हेल्प कराता है। कहीं कहीं पे ऑक्सीजन की नीड है तो ऑक्सीजन की हेल्प कराता है, कहीं कहीं पे CO2 की नीड है तो CO2 की हेल्प कराता है। ठीक है, तो चीज़ों को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बॉडी में फ्लूइड्स का फिर इन ब्लड का क्या काम है। तो बॉडी में इन फ्लूइड्स का काम है चीज़ों को टू द सेल और फ्रॉम द सेल करने का, यानी कि चीज़ों को सेल तक लाने का और सेल से ले जाने का। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का हमने अभी पढ़ा, हीमोग्लोबिन एक तरीके का फ्लूइड ही है। ठीक है, जो कि हेल्प करता है ऑक्सीजन को बाहर के सराउंडिंग से सेल के अंदर आने में, और सेल के अंदर आने से चीज़ों को एटीपी बनाने में, एनर्जी प्रोड्यूस करने में। वहीं पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके बाद वेस्ट मटेरियल, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं वैसे तो, पर जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसे इकट्ठा करके बाहर ले जाने का, यानी कि CO2 जो निकलता है कार्बन हीमोग्लोबिन की मदद से बाहर जाता है। तो ऐसे ही जब चीज़ें सेल से जाती हैं, सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करती है, तो कुछ टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं, जो कि सेल के साथ बॉडी के अच्छे अच्छे काम भी करते हैं, बुरे काम भी करते हैं। फिर और बात करते हैं हम लोअर ऑर्गेनिज्म के बारे में, यानी कि स्पंजेस सिलिंड्रेटस के बारे में, जो कि पानी के आसपास रहते हैं। और देखो, क्योंकि ये पानी के एरियाज में रहते हैं तो लाजमी सी बात है कि इनके पास चीज़ें भी कम होंगी, है ना, रेस्पायर करने में या फिर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये क्या करते हैं, अपने आसपास के पानी से ही चीज़ों को यूज़ करते हैं और पानी को ही अपने बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराते हैं एज अ फ्लूइड। ठीक है, क्योंकि अगर ये ब्लड वगैरह को यूज़ करने लगे तो इनको काफ़ी सारी दिक्कतें आ जाएंगी। तो इसलिए ये क्या करते हैं कि पानी को ही एज अ फ्लूइड अपनी बॉडी में यूज़ कराते हैं और पानी से ही चीज़ों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कराते हैं। ये सिंपली क्या करते हैं कि चीज़ों को ब्लड वाटर की मदद से उठाते हैं, बॉडी के अंदर लाते हैं, और बॉडी में से जो भी वेस्ट निकलता है, एक्सक्रीटरी मैटर निकलता है, उसे ब्लड या फिर वाटर के साथ मिला के सीधा बाहर भेज देते हैं। अगली बात आती है हाई एनिमल्स के बारे में, यानी कि हम लोगों के बारे में। तो देखो, हम लोगों का बॉडी ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, सिंपल वाटर में काम नहीं चलेगा, या हम कहें तो साफ सीधी बात में कहें तो हम लोग वाटर में नहीं रहते। तो इसलिए हमारा काम है
अलग अलग चीज़ों से, तो इसलिए हमें ब्लड की जरूरत होती है, ब्लड और लिम्फ की जरूरत होती है, ठीक है, जो कि अलग अलग चीज़ों को काम में लगाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अपने ब्लड के बारे में। तो ब्लड हमारा बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना है, प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट्स। दोनों के परसेंटेज की बात करें तो प्लाज्मा होता है 55% और फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं 45%, ठीक है। तो ब्लड में जो है प्लाज्मा का क्या काम होता है बेसिकली, तो प्लाज्मा का काम होता है आपका छोटे मोटे काम, जैसे कि क्लोटिंग करना, है ना, कहीं पर अगर कट लग गया, है ना, खून बह रहा है, तो उसमें क्लोटिंग करता है, फाइबर के तरीके से क्लोटिंग करता है, जैसे कोई कपड़ा बांध रखा हो इस टाइप में दिखता है, ठीक है। देखो, ब्लड में जो है अलग अलग टाइप के शेल्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, है ना, अलग अलग होते हैं, जिसमें प्लेटलेट्स भी होते हैं। उन्हीं के साथ एक होता है कि प्लाज्मा होता है, ठीक है। अब इनमें फाइबर्स नहीं होते, क्यों नहीं होते? अगर फाइबर्स होंगे तो फाइबर्स जब ब्लड बह रहा होगा तो उसमें चौक हो जाएंगे, उसमें रुकावट का खेल करेंगे, है ना, रुकावट बनेंगे, जिसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। आपकी डेथ होने की वजह से आपका कहीं बहुत मेजर मेजर चांसेस भी आ सकते हैं, ठीक है। ये जो प्लाज्मा है, ये मेन पार्ट होता है इसका वाटर, यानी कि ज़्यादातर वाटर से बना हुआ होता है, इसका कलर भी वाटर की वजह से स्ट्रॉन्ग कलर होता है, यानी कि थोड़ा सा फीका एकदम पील कलर होता है, ठीक है। विस्कस फ्लूइड होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जैसे जैसे गाढ़ा टाइप में फ्लूइड होता है, और 90 से 92% इसमें H2 होता है, यानी कि मेजर पार्ट इसका वाटर ही होता है। उसके बाद 6 से 8% इसमें प्रोटीन होता है, यानी कि बचा हुआ सारा पार्ट जो है प्रोटीन लेता है, और उसमें भी जो बचा हुआ पार्ट होता है उसको कहते हैं फाइब्रस, यानी क्लोटिंग के काम आता है, ठीक है। ग्लोबुलिन यानी कि इम्यूनिटी के काम आता है। एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस का काम आता है, यानी कि जब बाहर की चीज़ें ज़्यादा हैं अंदर की चीज़ें कम है तो एक्सचेंज में, है ना, ये कह सकते हो कि आप जब ऑक्सीजन आपका अंदर होता है एल्वोलाई में और उसमें नहीं होता, तो क्या ब्लड वेसल्स में नहीं होता, तो उनमें काम आता है, ठीक है। फिर बाकी जो बचा है इसमें देखो 90, जैसे 90% H2 है, और अगर हम 6% उसमें प्रोटीन्स को ऐड करें तो 96% हो गया, तो बचा हुआ 4% आपका क्या होगा, आयंस होगा। ऐसे 92% है और 6% ऐड करें तो 98% होगा। तो ये जो 1-2% आपका बच जाता है उसे हम कहते हैं आयंस या फिर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या काम करते हैं, जैसे कि Na+, Ca+, Mg+, ये सब क्या कहते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। मतलब कि जैसे मान के चलो मेरा किसी वजह से, किसी कट की वजह से यहाँ पे लंबा सा एक कट लग गया, अब यहाँ से खून बहने लग रहा है, तो क्या होगा कि यहाँ पे क्लोटिंग की जरूरत होगी, है ना, ऐसी चीज की जरूरत होगी जो इस ब्लड को बहने से रोक दे। तो इसमें प्लाज्मा काम आता है, हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा होता है वही काम आता है। वो क्या करता है कि यहाँ पे एक फाइब्रस टाइप की एक क्लोटिंग कर लेता है, एक धागे 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 टाइप की एक क्लोटिंग कर लेता है, जिसकी वजह से ब्लड को बांध देता है एक तरीके से बॉडी से। और जैसे मैं दिखाऊँ तो ये है, ठीक है, ये है, तो ये क्या है, ये धागे से बंधे हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, क्लोटिंग हुई है ब्लड की। आजकल एक चीज़ और चल रही है प्लाज्मा में, सीरम सीरम करके, है ना, हर जगह पे आप ज़्यादातर हर चीज़ों में, बॉडी प्रोडक्ट्स में, है ना, कस्टमर्स प्रोडक्ट्स में देखोगे कि सीरम सीरम बहुत ज़्यादा चल रहा है। सीरम क्या होता है कि प्लाज्मा से जब आप क्लोटिंग फैक्टर हटा दो, ठीक है, ये जो क्लोटिंग फैक्टर था इसे हटा दो, फाइब्रिनोजन को हटा दो, तो प्लाज्मा में जो बचा कुचा सारा सामान है वो प्लाज्मा में सीरम के नाम से फेमस हो जाता है। उन सब चीज़ों को मिला के आप सीरम कह सकते हो, उन सबको आप बालों में, है ना, स्किन पे हर जगह यूज़ करा जा रहा है आजकल वो, है ना, हर एक प्रोडक्ट में, हर एक तीसरे प्रोडक्ट में वो यूज करा जा रहा है, बताया जा रहा है कि सीरम है। तो क्या है वो, प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर, प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है। अब देखो अगला पार्ट आता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, यहाँ पे क्या होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो कि 45% 45% ऑफ ब्लड का बनाते हैं। ये भी अलग अलग 3 प्रकार की चीज़ों में डिवाइडेड हो जाते हैं। नंबर 1 आरबीसीज, नंबर 2 प्लेटलेट्स, और नंबर थ्री डब्ल्यूबीसीज। देखो इनका काम क्या होता है बेसिकली, सबसे पहले हम आरबीसीज के बारे में बात करते हैं। तो आरबीसीज 50 से 55 लाख 50 से 55 लाख पर मीटर वॉल्यूम पे बनते हैं, पर मिलीमीटर वॉल्यूम पे बनते हैं 50 से 55 लाख, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। यानी कि ये रेड बोन मैरो में, इन अडल्ट रेड बोन मैरो में, यानी कि जो आपकी स्टेज होती है एकदम स्टार्टिंग एज क्या है, 2-3 साल की या 1-2 साल की जो स्टेज होती है जिसमें आपका चलना फिरना, है ना, आपकी ग्रोथ हो रही होती है, उस टाइम पे ये बनती है रेड बोन मैरोज, यानी कि जैसे जैसे आपकी बोन्स बनती है ये रेड सेल्स बनते चले जाते हैं। इनका अगला पार्ट है इसका बाइकॉन्केव होता है ये,
इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी कि ई न्यूक्लियेट होते हैं ये। और रेड कलर होता है इनका, क्यों होता है रेड कलर? क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी कि Fe की प्रेजेंस की वजह से आपने देखा होगा, आपको जनरली पता भी होगा कि जहाँ जहाँ पे आयरन प्रेजेंट होता है वहाँ वहाँ पर रेड कलर आ जाता है या फिर ब्राउनिश कलर आ जाता है, ठीक है। जिनके अंदर ज्यादा मात्रा में आयरन होता है उनका आपने देखो वो ब्राउनिश कलर का होता है, डार्क ब्राउनिश कलर का। जहाँ जहाँ पे जिन जिन पे कम कम होता है उनके अंदर थोड़ा सा रेडिश आता है, ऑरेंज भी आ जाता है कहीं कहीं पे। तो हीमोग्लोबिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, पिगमेंट होता है बेसिकली वो, है ना। आयरन की कंटेनिंग वजह से इनके रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड कलर होता है। हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड में, पर 100 ml ऑफ आरबीसीज में 12 से 16 ग्राम होता है। इससे कम हुआ नुकसान, ज्यादा हुआ और भी नुकसान, ठीक है। तो कभी भी आप अगर हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराना चाहें, ब्लड टेस्ट कराना चाहें, तो उसमें हीमोग्लोबिन की अगर मात्रा आपको आती है कि 16 ग्राम है, 12 ग्राम है, 10 ग्राम है, तो याद रखना कि 100 ml ऑफ ब्लड से ली गई है, ठीक है। अगला पार्ट है कि इनके लाइफ स्पैन 120 दिन होता है, यानी कि 4 महीने की इनकी लाइफ स्पैन होती है। 4 महीने बाद जैसे इंसान मर जाता है तो उसे कब्र में दफनाते हैं। इसी तरीके से इनका ग्रेवयार्ड करके कब्र होती है जिसमें इन्हें दफनाया जाता है, और उसमें जाने के बाद इनमें से जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो इनसे यूज करी जा सकती हैं, उन्हें निकाल लिया जाता है। और जो अच्छी चीजें नहीं है, जिन्हें यूज नहीं करा जा सकता, उन्हें डिकम्पोज कर दिया जाता है। जैसे कि हम मिट्टी में चीजों को गिरते हैं, है ना। जैसे पौधे होते हैं, खराब पौधे, कुछ गल गया, कुछ खराब हो गया, फलों के छिलके होते हैं, उन्हें गिरते हैं तो उनमें से क्या होता है कि जो प्रोटीन निकलते हैं वो जो बाकी के प्लांट्स हैं उनमें यूज हो जाते हैं। बाकी जो प्रोटीन्स निकलते हैं जो कि काम के नहीं है वो डिकम्पोज कर जाते हैं, बेकार होते हैं, तो वो खराब कर जाते हैं। इनका जो मेन काम होता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस का। जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना, कार्बो हीमोग्लोबिन। तो ये क्या करते हैं, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस करते हैं। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, CO2 का ट्रांसपोर्ट, ये सब काम करते हैं ये। अगला पार्ट आता है हमारा प्लेटलेट, जिसका नाम हम और भी नाम कहें तो थ्रोम्बोसाइट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं, यानी प्रॉपर सेल नहीं होते, सेल के अंदर के कुछ परसेंटेज होते हैं ये, ठीक है। एक सेल होता है मेगा कार्योटिक सेल, ठीक है। उस यानी कि मेगा यानी बहुत बड़ा, कार्योटिक यानी कि न्यूक्लियस प्रेजेंटेशन वाला, और सेल मतलब सेल होता है तो उसके कई सारे टुकड़े हो जाते हैं, बिखर जाता है, टूट जाता है, एकदम कांच की तरह टूट जाता है वो, जिसकी वजह से उसमें से छोटे 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 प्लेटलेट्स निकलते हैं। इनकी जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1.5 से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। बहुत कम है आरबीसीज के मुकाबले, पर अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि डब्ल्यूबीसीज इससे भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, ठीक है। ये तो आरबीसीज के सामने बहुत ज़्यादा छोटे हैं, पर इनसे भी ज़्यादा छोटे हैं डब्ल्यूबीसीज। फिर आता है, ये हेल्प करता है क्लॉटिंग में, ठीक है। यानी कि जब आपके चोट लगी तो आपका जो क्लॉटिंग होता है वो प्लाज्मा तो करता ही है थोड़े बहुत, साथ साथ में उसके साथ इम्यूनिटी बूस्टर के तरीके से प्लेटलेट्स काम करते हैं। यानी कि अगर इनकी प्रिडिक्शन हो गई तो आपका खून बहने लगेगा, आपकी डेथ भी हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है, ठीक है। अगले बात करते हैं हम डब्ल्यूबीसीज के बारे में, जो कि कलरलेस होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनके अंदर। 6,000 से 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यू है इनकी, ठीक है। बिल्कुल एकदम ये समझिए ना के बराबर, ठीक है। जितनी परसेंटेज इस दुनिया में, इस दुनिया के एनिमल्स में चींटियों की है, उतनी ही इनकी है इस पूरे शरीर के अंदर, ठीक है। बीसी डब्ल्यूबीसी के अलग अलग पार्ट्स टूट जाते हैं। दो पार्ट होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स जिनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और एग्रैन्युलोसाइट्स जिनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि छोटे 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 पार्ट्स, ठीक है। जैसे कि आप कहें तो जो कपड़ा होता है, कपड़े में रेशे कहे जाते हैं, उसके छोटे 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 पार्ट्स होते हैं। तो इसी टाइप के ये होते हैं, क्या काम करते हैं, तीन ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल और ओसिनोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, ठीक है। ये तीन होते हैं आपके क्या, ग्रेन्योसाइट्स। और ए ग्रेन्योसाइट्स होते हैं दो, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ठीक है। क्या क्या काम होते हैं समझते हैं। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, दो का काम क्या होता है,
कोई भी आपके चोट लगी, कोई भी कुछ भी, या फिर कोई बाहर का बंदा आया, कोई स्ट्रेंजर आया, तो उसे मारने में, खत्म करने में, है ना, उससे हेल्प करते हैं कौन? ये दोनों न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। अगली बात करें तो लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं, शक्ति देते हैं ना, जिसमें दो पार्ट होते हैं, बी और टी शेल। बी बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट सेल्स। ठीक है। उसके बाद आता है ईसो इसिनोफिल, जो कि क्या काम करता है कि रेजिस्ट करता है इन्फेक्शन वगैरह का, यानी कि कोई भी आपके अंदर एलर्जी आई, कोई भी इन्फेक्शन आया, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खत्म करने की ये कोशिश करता है, चाहत रखते हैं। अगला आता है बेसोफिल। ठीक है, जो कि क्या करता है कि एक तरीके से आपका कि बीपी रेगुलेटर है ये। ठीक है, जैसे आपका बीपी बढ़ा तो किस वजह से होता है कि इसमें अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि हिस्टामिन, सीरोटिन और हेपरिन। ठीक है, जो कि क्या काम करते हैं, ब्लड वेसल्स को चौड़ा करने में और ब्लड वेसल्स को पतला करने में काम करते हैं। कहीं कहीं जगह पे क्लॉटिंग को भी हेल्प करते हैं। जैसे ब्लड वेसल्स जब बड़ी हो जाती है तो ब्लड जो है धीरे धीरे बढ़ेगा, तो बीपी लो हो जाता है। वहीं पे कई बार जब ब्लड वेसल्स को ये छोटा कर देता है तो ब्लड तेजी से बढ़ेगा, बीपी हाई हो जाता है। कहीं कहीं जगह पे ये जब क्लॉटिंग जो होती है ब्लड में, उसे भी रोकते हैं। तो इनके परसेंटेज के बारे में बात करते हैं तो न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स और इसोनोफिल और बेसोफिल। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल की बात करें तो 60 से 65% होता है, लिम्फोसाइट 20 से 25% होता है, मोनोसाइट 6 से 8% होता है, इसिनोफिल 2 से 3% होता है, बेसोफिल 0.5 से 1% होता है। यानी सबसे कम परसेंट बेसोफिल होता है। इनको याद करने का सिंपल तरीका है, नेवर लेट ईट नेवर लेट मंकी ईट बनाना। ठीक है, नेवर लेट मंकी ईट बनाना। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, ब्लड या फिर किसको बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनका क्या काम होता है शेल के अंदर। ठीक है, चीज़ों को शेल में डालना और शेल से निकालना। फिर होता है कि स्पॉन्जेस सिलिंड्रेटस का क्या काम है। ठीक है, वो कैसे हेल्प करते हैं, वो पूरे वाटर से अपनी मदद करते हैं। दूसरा आता है कि हम एनिमल्स, है ना, हायर एनिमल्स ब्लड और लिम्फ्स की यूज करते हैं। ब्लड दो प्रकार की चीज़ों से मिलकर बना है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एनिमल्स 55%, 45%, वाटर 90 से 92%, है ना, नो वाटर बहुत ही लो परसेंटेज ऑफ वाटर, और 6 से 8% अलग अलग चीज़ें हैं, प्रोटीन्स हैं, है ना, बाकी बचे हुए न्यूट्रिएंट्स हैं, आयंस हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स तीन प्रकार के हैं, आरबीसीज, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज। आरबीसीज रेड बोन मैरो में यूज होते हैं, इंडिया रेड बोन मैरो में फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, और 50 से 55 लाख पर मिलीमीटर क्यूब इनका वॉल्यूम होता है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, एफपी की वजह से, एफपी की प्रेजेंस की वजह से इनके अंदर रेड कलर होता है। और प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में काम करते हैं। ठीक है, प्रोटीन होते हैं ये। डब्ल्यूबीसीएस के बारे में अभी हमने पढ़ा। डब्ल्यूबीसीएस क्या होता है, प्लेटलेट्स में होता है 1.5 से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब, और डब्ल्यूबीसीएस होता है 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, अगला हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। अब भाई हम बात करते हैं आरबीसीज के या फिर ब्लड ग्रुप के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड ग्रुप क्या होता है कि बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर ब्लड ग्रुप होता है। किसी से भी आप ब्लड ग्रुप पूछेंगे तो वो बताएगा कि मेरा ए नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव है, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव है। तो ये होता क्या है, तो देखो जब भी हम किसी को ब्लड ग्रुप बता रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। एक तो ए बी या ए बी या ओ, है ना, एक अल्फाबेट का भी यूज़ करते हैं। दूसरा होता है कि हम आर एच का यूज़ करते हैं, आर एच बोले तो पॉजिटिव या नेगेटिव का यूज़ करते हैं। ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो देखो क्या होता है कि मान के चलो ये आपका एक आरबीसी का शेल है। ठीक है, ये आपका एक आरबीसी का शेल है। अब क्या होता है कि इसके ऊपर एक डिब्बा या गोला बैठा होता है जिसे हम कहते हैं एंटीजन। एंटीजन का क्या काम होता है कि एंटीजन कोई भी नया बैक्टीरिया, कोई भी नई चीज को देखता है तो वो ट्रिगर हो जाता है कि यार मेरे को ये चीज खटक रही है ना, मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लग रही, मेरे को इस चीज को खत्म करना है। ठीक है, कोई भी नई चीज को देखता है, कोई भी अपनी बॉडी से अलग वो चीज देखता है, कोई भी अपने पूरे जिसे कहते हैं खानदान की चीज को, खानदान की चीज से अलग किसी चीज को देखता है तो वो ट्रिगर हो जाता है कि मेरे को इसको खत्म करना है, आई लव टू किल इट, है ना, आई लव टू किल इट। अब क्या होता है कि
जैसे ये शेल है, इसके अंदर मान के चलो ओ का ओ ब्लड ग्रुप का शेल है। अब यहाँ पे कोई और शेल दिखा, ठीक है, जो कि ओ नहीं है, ए है, बी है, सी है, कोई भी है, ठीक है। तो क्या होगा कि ऐसे देखेगा, कहेगा कि भाई मैं इसको जानता नहीं हूँ, मैं इसको जानता नहीं हूँ, ये पूरी बॉडी है, ठीक है, इसमें ये बैठा है तो बाहर से कोई आया तो कहेगा कि मैं इसको नहीं जानता, क्योंकि मैं अपने पूरे खानदान को, अपने पूरे समाज को जानता हूँ, इसको नहीं जानता मैं, ये कौन है, मेरे को क्या पता। तो वो कहेगा कि मैं इसे खत्म करूंगा अभी, ठीक है, मैं इसको खत्म करूंगा अभी, क्योंकि मुझे नहीं पता। तो वो क्या बनाएगा, इसके प्रति एंटीजन बनाएगा, अभी कुछ भी हो, ए होगा तो इसके प्रति ए एंटीजन बनाएगा, ठीक है, अगर ये बी होगा तो इसके प्रति बी एंटीजन बनाएगा, ए भी होगा तो ए बी एंटीजन बनाएगा, ओ होगा तो नहीं बनाएगा, क्योंकि ओ को तो जानता है भाई, ये ओ वाला है, ये ओ को तो जानेगा ही, है ना, लास्ट में सी बात है। ऐसे ही अगर हम बात करें, अगर ये ए है, ए एंटीजन है, नहीं ए शेल है, ठीक है, तो ये ओ देखेगा तो कहेगा कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो इसे खत्म करूंगा। बी को देखेगा, बी को खत्म करेगा, ए बी को देखेगा तो शायद रुक जाए, क्योंकि उसमें ए आ रहा है, ठीक। तो जो जिसको जानता है वो उसको छोड़ के बाकी सबको खत्म कर देता है, ठीक है। अब अगला क्या आता है कि अगर हम सिंपल भाषा में बात करें और हम सिंपल तरीके से समझें, तो क्या होता है कि मान के चलो ये है आपका ए, ठीक है, अब इसके पास एक एंटीजन है, ए एंटीजन, जो इसके सिर पे बैठा है, ये आगे से आया बी, ठीक है, इसने देखा कि मैं ए को तो देखता हूँ, मैं इसको जानता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है, पर मैंने इसका एंटीजन कभी नहीं देखा, ये इसका एंटीजन कहेगा कि मैंने बी को कभी नहीं देखा, तो सीधा ट्रिगर होगा और बी के ऊपर हमला कर देगा, ठीक है, वो बी को मार देगा। पर वहीं पे अगर हम ओ की बात करें, जिसके पास क्या होगा कि सिंपल बैठा है, उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, प्लेन है, एक ए आया उसके पास, ए को देखा उसने, ए के एंटीजन ने देखा, ए ने कहा कि भाई मैं इसको नहीं जानता, मैं खत्म कर दूंगा, वो कहेगा मैं इसको खत्म कर दूंगा, तो दोनों एक दूसरे को खत्म कर लेंगे। ऐसे ही बी आएगा, बी के पास एक एंटीजन होगा अपना, बी कहेगा कि मैं इसको नहीं जानता, वो भी खत्म हो जाएगा। बट जहाँ पे बात आती है ए बी की, जहाँ पे बात आती है ए बी की, तो ए बी के पास दोनों का एंटीजन होंगे, ए का भी और बी का भी, तो ए से भी ब्लड ले सकता है, बी से भी ब्लड ले सकता है, और ओ से भी ले सकता है, क्योंकि ओ के पास तो कोई एंटीजन है नहीं, वो तो उसे खत्म करेगा नहीं। अब भाई मान के चलो मैं ताकतवर बनता हूँ और मैं किसी छोटे बंदे के पास, जिसके पास ताकत कम है, मैं उसके पास जाऊँ और उससे कहूँ कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, तो मैं उससे ले सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे को नहीं मार पाएगा, ठीक है। बट अगर उसे कुछ चीज़ मेरे से चाहिए, तो क्या वो लेगा मेरे से, वो लेने की कोशिश करेगा, पर मैं उसे मार सकता हूँ। ऐसे ही होता है कि ओ जो है, ओ ब्लड ग्रुप है ना, वो डोनेटर तो है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कम है, वो सबसे ज़्यादा वीक इंसान है, ठीक है, तो वो तो डोनेटर है, यूनिवर्सल डोनेटर है, वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा। और ए बी जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, क्योंकि वो ताकतवर है, तो किसी से भी ले सकता है, छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, पतला हो, किसी से भी ले सकता है, ओ से भी, ए से भी, बी से भी, ठीक है, तीनों से वो ले सकता है। देखो ए बी से तो वो ले सकता है, क्यों, क्योंकि उसके पास दोनों का एंटीजन है। ओ से किस लिए ले सकता है, क्योंकि ओ के पास एंटीजन नहीं है, ओ के पास एंटीजन होता है तो वो शायद ट्रिगर कर देते हैं, वो मार देते हैं उसे, ठीक है, ए बी के पास है, तो ए बी मान के चलो अगर मेरे को कोई चीज़ चाहिए किसी से, तो मैं उसके लिए लड़ूंगा थोड़ी ना, मैं तो उसे ले लूंगा। वो बंदा अगर मेरे को ना देना चाहे तो वो लड़ेगा ना, तो ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ओ के पास कुछ नहीं है, तो ओ यूनिवर्स से दो लेटर है कि भाई मेरे से तो ले जा सकते हो। मैं देने में एक बार को सोचता हूँ कि हाँ मैं इसका नहीं लूंगा, इसका नहीं लूंगा, क्योंकि ए वाला अगर वो लेगा तो ए वाला अपना को कैसे दे दे, वो ट्रिगर हो जाएगा उसका एंटीजन, बी वाला ट्रिगर हो जाएगा, ए बी वाला ट्रिगर हो जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। जैसे इसमें एक चार्ट भी दे रखा है दो डोनेटर और रिसेप्टर का, जिसमें ओ ए बी और ए बी का है, ठीक है, और इस साइड भी ओ ए बी का है, तो ओ वाला ओ को दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, मतलब ए ए वाला सिर्फ ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, क्योंकि उसके पास एंटीजन है ए का। ऐसे ही बी वाला बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, क्योंकि उसके पास एंटीजन है बी का। और जो सी ए बी वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ ए बी को ही दे, और किसी को नहीं दे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आर एच ब्लड ग्रुप के बारे में, तो इसको ध्यान से सुनो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगला पार्ट आता है आपका आर एच ब्लड ग्रुपिंग, जिसको हम कहते हैं कि जो उसका एक्सपेरिमेंट करा गया था रीसस मंकी से करा गया था, नॉर्मल मंकी होता है उनसे करा गया था, तो इसे नाम दिया गया आर एच, रीसस, आर एच एस ई एस, रीसस मंकी होता है, ठीक है, उससे दिया गया। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली
एक भी जैसे एंटीजन ए और एंटीजन बी होता है, इसी टाइप में एंटीजन RH करके भी होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, जो कि 80% ह्यूमंस में RH पॉजिटिव होता है, यानी RH प्रेजेंट होता है, और 20% में RH नहीं होता, जिसकी वजह से कहीं कहीं दिक्कत आती है, जिस दिक्कत को हम कहते हैं, मतलब ये मैच करा जाता है। किसी को अगर आप ब्लड ट्रांसमिट कर रहे हो, किसी को अगर आप ब्लड दे रहे हो, तो उस टाइम पे ये यूज करा जाता है। जैसे कि आप मान के चलो आप RH पॉजिटिव हो और कोई बंदा है जिसको ब्लड चाहिए पर वो RH नेगेटिव है, तो जब आप अपना ब्लड उस बंदे को दोगे, ट्रांसमिट करोगे, तो उसकी बॉडी इस ब्लड को देखते ही ट्रिगर हो जाएगी और एंटीजन बना देगी उसके खिलाफ, ठीक है, जो कि उसे खत्म कर सकती है, दिक्कत आ सकती है। इसी में दिक्कत आता है, सिमिलर केस होता है जिसमें कि RH इनकम्प्लीटली का होता है, जिसमें क्या होता है कि मम्मी RH नेगेटिव होती है, पापा RH पॉजिटिव होते हैं, और बच्चा जो होता है RH पॉजिटिव निकलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब वो डिलीवर हो रहा होता है बच्चा, तो उसका कुछ परसेंट ऑफ ब्लड मम्मी के अंदर रह जाता है, जो कि एंटीजन प्रिपेयर कर देता है, जिससे कई दफ़ा क्या होता है कि जब अगला बच्चा होता है तो उसमें बीमारी आ जाती है खून की कमी की, क्योंकि जो एंटीजन है, एंटीबॉडी है, एंटीजन है, वो उस पर हमला कर देती है और उसका काफ़ी सारा ब्लड खत्म कर देती है, जिससे कि जॉन्डिस एनीमिया की दिक्कत आ सकती है। तो इस केस को ख़त्म करने के लिए एक दवाई आती है रोगम करके, जिसमें कि वो उस एंटीबॉडी को पहले ही ट्रिगर होने से पहले ही रोक देती है, ठीक है। अगला टॉपिक आता है ब्लड क्लोटिंग का, जिसमें कि क्या होता है कि पूरा जिसमें ग्राफ दिखा रखा है कि कैसे जो प्रक्रिया ब्लड क्लोट होता है। अब देखो ब्लड क्लोटिंग होता है, ठीक है, सिंपल चीज़ है, समझ में आती है। मान के चलो मेरे यहाँ जो ये चोट लगी, ठीक है, इसको ही एग्जांपल लेके चलते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि मेरे यहाँ पे इंजरी या ट्रॉमा कुछ भी हुआ है, ठीक है, कट लगा, इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ के आसपास की जो टिश्यूज थे वो एक्टिवेट हो गए, टिश्यूज एक्टिवेट हो गए आगे, या फिर प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स कहेंगे उसके ब्लड के एक्टिवेट हो गए, और वो एक्टिवेट होने के बाद क्या करेंगे कि एक्टिवेट करेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन को, ये केमिकल है थ्रोम्बोप्लास्टिन को, उसको एक्टिवेट करने के बाद ये एक्टिवेट करेंगे थ्रोम्बोकाइनेज को, उसको एक्टिवेट करने के बाद ये एक्टिवेट करेंगे प्रोथ्रोम्बिन को, उसको एक्टिवेट करने के बाद ये एक्टिवेट करेंगे थ्रोम्बिन को, थ्रोम्बिन से फाइब्रोजन, फाइब्रोजन से फाइबर। इजी चीज है, याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसको याद करने के लिए हम सिंपल एक चीज निकालते हैं, पैकेट्स ऑफ फाइबर। क्या कहते हैं? पैकेट्स ऑफ फाइबर, क्योंकि इसमें हर जगह थ्रोम्बिन 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 आ रहा है। कहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन आएगा, कहाँ पे थ्रोम्बोकाइनेज आएगा, कहाँ पे थ्रोम्बो सेल्फ आएगा, तो इन सब चीज को याद करना थोड़ा सा हार्ड लगता है हमें। तो पैकेट्स ऑफ फाइबर जो टॉपिक है इसको समझते हैं। PACKET पैकेट है, जिसमें सबसे पहले आता है पी, तो पी का मतलब होता है प्लास्टिक। तो सबसे पहले क्या होगा कि प्लेटलेट्स आपका एक्टिवेट होंगे और वो थ्रोम्बोप्लास्टिन को एक्टिवेट करेंगे। फिर आता है के, थ्रोम्बोकाइनेज, यानी कि प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन के एक्टिवेट होने के बाद थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके बाद आपका आता है टी, यानी कि थ्रोम्बो इटसेल्फ, ठीक है, जो कि आपका क्या कहता है कि थ्रोम्बोकाइनेज के बाद प्रोथ्रोम्बिन या फिर कि थ्रोम्बिन इटसेल्फ आपका एक्टिवेट होएगा, और उसके बाद फाइब्रोजन से फाइबर बनेगा, यानी कि पैकेट्स ऑफ फाइबर में फाइबर आता है, फाइब्रोजन बनेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका ब्लड क्लोटिंग। क्या होता है कि सबसे पहले आपको चोट लगी, प्लेटलेट्स या टिश्यू एक्टिवेट हुए, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट हुआ, थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट हुआ, उसके बाद थ्रोम्बिन इटसेल्फ एक्टिवेट हुआ, और उसके बाद फाइब्रोजन से फाइबर एक्टिवेट हुआ, और आपका यहाँ क्लोटिंग बन जाती है, फाइबर 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 का क्लोटिंग फैक्टर बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही, इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ने जा रहे होंगे इसके अगले पार्ट्स, है ना, हार्ट के बारे में, पंपिंग ऑर्गन्स, लिम्फ, इन सब के बारे में पढ़ने जा रहे होंगे। इतने टॉपिक के अंदर आपको कोई भी दिक्कत हुई हो, कोई भी समस्या, कुछ भी समझ में ना आया हो, ठीक है, कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ रह गई हो, कमेंट करें, मैं आपका एज सुन एज पॉसिबल आंसर दूंगा। बाकी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नोट्स के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होगा, बाकी इंस्टाग्राम पे आप जाके
चैनल को लाइक कर सकते हैं। बाकी और वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाए रखें और बने रहें।